मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों को और नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। उन्हीं मूल अधिकारों में से एक अधिकार है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है और किस प्रकार की समानता का अधिकार व्यक्तियों को देता है, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है। आज मैं आपको भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को डिटेल में और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि राज्य जो है वो भारत में निवासरत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 14 में कौन से शब्द दिए गए हैं? व्यक्ति, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अब इसको मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा समझाती जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये जो अनुच्छेद है वो क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति शब्द का यूज़ क्यों किया गया है? हम जैसे जैसे मूल अधिकारों को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी मूल अधिकार में व्यक्ति शब्द को यूज़ किया गया है, किसी मूल अधिकार में नागरिक और अनागरिक शब्द को यूज़ किया गया है। तो जहाँ व्यक्ति शब्द का यूज़ होता है वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि भारत के नागरिक भी और विदेशी भी। तो चलिए हम थोड़ा सा व्यक्ति को देख लेते हैं कि व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति से मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक और इन दोनों के साथ साथ संवैधानिक निगम, पंजीकृत कंपनियां या किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। अब विधिक व्यक्ति जो है वो कौन कौन हो सकता है? तो जो कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है वो हो सकती हैं, जो न्यास बने हुए होते हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट जैसे होते हैं, जैसे कि साईं बाबा का अगर कोई न्यास ट्रस्ट बना हुआ है तो वो व्यक्ति हो गए। मतलब जो भगवान हैं वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं जब मंदिर या का कोई मसला आता है उस समय। तो एक व्यक्ति की डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति हम लोग और एक व्यक्ति वो, ये हम लोग से मतलब है प्राकृतिक व्यक्ति, और एक व्यक्ति होता है कृत्रिम व्यक्ति जिसको कि हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो वो सारे व्यक्ति जो हैं वो इस व्यक्ति की डेफिनेशन में आ जाते हैं। कौन कौन? जो भारत का नागरिक है वो भी, और जो विदेशी नागरिक है वो भी, और जो रजिस्ट्रेड यानी कि प्राकृतिक नागरिक के प्राकृतिक व्यक्ति के साथ साथ जो विधिक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसमें एक दूसरा वर्ड दिया है विधि के समक्ष समता। अब इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, अर्थात सभी को एक समान अपराध के लिए समान सजा मिलेगी। विधि के समक्ष जो है सभी लोग एक समान होंगे, किसी को भी विधि से बढ़कर महत्व नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अलग पनिशमेंट है और दूसरे को दूसरी पनिशमेंट दी जा रही है। सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा तो वो कहलाता है विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मंत्री हो, संतरी हो, विधि से ऊपर नहीं होगा, अर्थात विधि मंत्री और संतरी दोनों के लिए एक समान होगी। अब तीसरा वर्ड इस डेफिनेशन में यूज़ किया गया है विधियों के समान संरक्षण। इसके प्रावधान जो है वो अमेरिका
के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, जो हमने अभी पहले पढ़ा था विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो संविधान के स्रोत हैं वो विभिन्न विभिन्न देशों से लिए गए हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत डेफिनेशन में जो विधि के समक्ष समता की बात कही गई है वो ब्रिटिश संविधान की है, और विधियों के समान संरक्षण की जो बात कही गई है वो अमेरिका संविधान से लिया गया है। इसमें निम्न प्रावधान दिए गए हैं। पहला, समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए एक समान नियम है। 2, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। 3, कानून द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों और दायित्वों का समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार होना। यानी कि ये सीधी सी बात कह रहा है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बिना भेदभाव के सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और कानून द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों और दायित्वों का समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह से यहाँ तक कि संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि विधि का शासन, जो कि डाइसी का मत है, डाइसी का कथन है, तो डाइसी का कहना था कि विधि का शासन यानी कि देश में केवल विधि का शासन होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो अनुच्छेद 14 है इसका मूलभूत जो तत्व है, सभी यह कहें कि संविधान का जो मूलभूत तथ्य है या तत्व है वो है विधि का शासन। तो यहाँ संविधान में अगर हम संशोधन भी कर दें, क्योंकि संविधान में संशोधन होता रहता है, उसकी जटिल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी संविधान में संशोधन होता है। तो अगर हम संविधान में संशोधन भी करें तो भी हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते कि अनुच्छेद 14 मतलब मूल अधिकारों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान का मूल है, विधि का शासन। विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश को प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जहाँ भी जिस भी देश में संविधान जो लिखित संविधान बना हुआ है, सभी में विधि के समक्ष समता वाक्य का उपयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की जो घोषणा पत्र है उसके अनुच्छेद 7 में भी इन दोनों शब्दों को यूज़ किया गया है, मतलब कि वो वहाँ पर भी मौजूद है। मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी हैं। विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन कहा जाता है। दूसरा वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस दोनों वाक्यांश का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिकल्पित स्तर की समानता की स्थापना करता है। यानी कि ये दोनों वाक्यांश जो हैं ये हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो परिकल्पना की गई थी कि किस तरह की समानता हमारे देश के नागरिकों को और व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी, उस परिकल्पना को ये साकार करता है। अब समता के नियम में कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि आप अगर इस जो आपका समानता का अधिकार है तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से इन को रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समता का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात इन परिस्थितियों और व्यक्तियों के मामले में ये समता का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। जैसे
पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। हम समानता की बात कर रहे हैं कि विधि के समक्ष सब समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के जो राज्यपाल हैं, वो अगर उस पोस्ट पर मौजूद हैं, वो अभी अपने पद पर हैं, तो उनके पद के रहने के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में ना तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उनको कारावास की कोई भी प्रोसेस शुरू की जाएगी। जब वो उनके पद से हट जाते हैं या वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं या महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, तब उनकी गिरफ्तारी होगी और कारावास की जो प्रोसेस है वो भी तभी शुरू होगी, लेकिन उसके पहले नहीं। दूसरा अपवाद, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमों से मुक्त होंगे। यहाँ भी एक अपवाद स्वरूप ये दे दिया है कि समानता के अधिकार तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये दूसरी श्रेणी का, पहली श्रेणी का व्यक्ति कौन हो गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल। सेकंड श्रेणी किसकी हो गई? ये जो विदेशी राजदूत जो हैं, जो हमारे देश में उनके दूत बनकर बैठे हुए हैं, ये कूटनीतिक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर फौजदारी और दीवानी के जो मुकदमे हैं वो नहीं चलेंगे। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनकी एजेंसियां हैं, जो भी हमारे देश में विद्यमान होंगी, उनको भी इस नियम के अपवाद स्वरूप छूट प्राप्त है। फिर है, संसद में या किसी संसदीय समिति के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आमतौर पर अगर हम कोई ऐसा आपत्तिजनक भाषण देते हैं तो हमारे ऊपर आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, आपराधिक केस हम पर दर्ज होगा। लेकिन अगर कोई संसद है या कोई संसद में बात कह रहा हो या किसी संसदीय समिति का कोई सदस्य द्वारा कोई बात कही गई है, तो उसके किसी भी बात के विरुद्ध में उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा कि हम कई बार संसद के सत्र देखते हैं, तो और उसमें हम ये देखते हैं कि जो सांसद होते हैं या उसके जो सदस्य होते हैं, वो कई बार ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो कि आम भाषा नहीं होती है या जो आम लोग नहीं करते हैं। अगर आम लोग ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। जैसे एक दूसरे को कई बार वो मारपीट कर देते हैं, कोई पेपर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसी बहुत सी हरकतें हैं जो हम देखते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को जो है छूट प्राप्त है समता नियम के अपवाद के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये देखा कि अनुच्छेद 14 क्या है और समानता जो है वो किस प्रकार से किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, या ये कहें कि समानता का अधिकार है वो व्यक्ति को अनुच्छेद 14 किस प्रकार से देता है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास जो है वो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।